नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं अली सर अड्डा 247 के CUT हिंदी चैनल पर आप लोगों का स्वागत करता हूं। बच्चों, आज मैं आप लोगों के बीच में जो CUT के लिए एक और वन शॉट लेकर आया हूं। बच्चों, आज हम लोग चैप्टर 3 के साथ मिलेंगे, जो कि बंधुत्व, जाति और वर्ग हम लोगों को देखने को मिलता है। इसी को हम लोग विस्तार समझेंगे और सिर्फ वन शॉट में ही इसको हम लोग क्या कर लेंगे बच्चे, अच्छे से कंप्लीट कर लेंगे। तो आइए बच्चों, ठीक है, बंधुत्व, जाति और वर्ग के साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इस चैप्टर के साथ हम लोग आगे बढ़ें। ठीक है, तो बात करें बच्चे, इस चैप्टर के अंदर आप लोगों को किस प्रकार की अप्रोच रखना है। जैसे कि आप लोगों ने मेरा दूसरा चैप्टर देखा होगा। ठीक है, दूसरे चैप्टर में मैंने आप लोगों को क्या बताया था कि इस चैप्टर में, दूसरा चैप्टर कौन सा बच्चा हम लोगों का, राजा, किसान और नगर। उस चैप्टर की डिमांड क्या थी बच्चे, उस चैप्टर की मांग क्या थी? तो उस चैप्टर की मांग हम लोगों को देखने को मिलती है कि वो आप लोगों से राजनीतिक इतिहास, ठीक है, और वहां का आर्थिक इतिहास पर अच्छी समझ चाहता है। ऐसे ही बच्चों, वो तीसरे चैप्टर में, ठीक है, बंधुत्व, जाति और वर्ग में आपसे वो सामाजिक इतिहास पर आपकी समझ विकसित करवाना चाहता है। ठीक है, और यहीं से वो आप लोगों से खूब सारे CUT के अंदर क्वेश्चन भी पूछने वाला है। ठीक है, तो आप जो आपका सिलेबस आप लोग देखोगे ना, ठीक है, सिलेबस को आप लोग देखते हो तो सिर्फ इतना लिखा है ऊपर की तरफ, बंधुत्व, जाति और वर्ग, लेकिन डिटेल में अंदर की तरफ आप जाओगे तो उसमें महाभारत कालीन समाज कैसा था। ठीक है, और लगभग 600 BC से लेकर 600 AD तक का हम लोगों को पूरा समाज बताना है। समाज में हम लोगों को पहले तो ये क्लियर होना चाहिए समाज के पार्ट कौन कौन होते हैं बच्चे। तो समाज की शुरुआत होती है हमारे परिवार से। ठीक है, कहाँ से होती है? परिवार से। तो परिवार से शुरुआत करना होती है हम लोगों को। परिवार में, ठीक है, पितृसत्तात्मक सत्ता की हम लोगों को चर्चा करना पड़ती है बच्चे। ठीक है, महिलाओं की स्थिति की चर्चा करना पड़ती है हम लोगों को उसमें बच्चे। ठीक है, उसमें हम लोगों को, ठीक है, विवाह के प्रकार बताने होते हैं, शिक्षा का स्तर बताना होता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें किसका पार्ट देखने को मिलती है बच्चे हम लोगों को? तो सामाजिक इतिहास हम लोगों को देखने को मिलता है। ठीक है, उसी के हम लोग क्या करने वाले हैं, शुरुआत करने वाले हैं। लेकिन बच्चे मैं जो शुरुआत करूंगा, ठीक है, 600 BC से शुरुआत करूंगा, और सबसे पहले हम लोग जो शुरुआत करने वाले हैं महाभारत से करने वाले हैं। ठीक है, महाभारत के फिर आगे चल के रेफरेंस लेके हम लोग यहाँ के सामाजिक इतिहास पर क्या डालेंगे बच्चे, तो प्रकाश डालेंगे। तो चलिए आइए बच्चे, हम लोग बात करते हैं महाभारत की। किसकी बात करें बच्चे? तो हम लोग महाभारत पे चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहले बात करें महाभारत की। ठीक है, महाभारत, ठीक है, महाभारत हिंदुओं का एक प्रमुख काव्य ग्रंथ है जो स्मृतियों के इतिहास वर्ग में आता है। यह काव्य ग्रंथ भारत का अनुपम धार्मिक, पौराणिक और ऐतिहासिक और दार्शनिक ग्रंथ है बच्चे। ठीक है, यह विश्व का सबसे लंबा साहित्यिक ग्रंथ और महाकाव्य है। हिंदू धर्म के मुख्यतम ग्रंथों में से ये एक हम लोगों को देखने को मिलता है। कैसा देखने को मिलता है? तो ये प्रमुखतम ग्रंथों में से एक हम लोगों को देखने को मिलता है। ठीक है, इस ग्रंथ को हिंदू धर्म में पंचम वेद भी कहा जाता है। कौन सा वेद कहा जाता है बच्चे? पंचम वेद। वेदों की संख्या कितनी है बच्चे? तो 4 वेद हम लोगों को देखने को मिलते हैं। ऋग्वेद देखने को मिलते हैं, ठीक है, सामवेद देखने को मिलता है, यजुर्वेद देखने को मिलता है और एक अथर्ववेद देखने को मिलता है। ठीक है, ये 4 वेद हैं, लेकिन किसी को 5वां वेद कहा जाता है बच्चे, तो वो किसको कहा जाता है? महाभारत को कहा जाता है। ये आप लोगों से क्वेश्चन भी CUT के अंदर पूछा जा सकता है कि पंचम वेद की संज्ञा किसे दी गई है? तो किसको दी गई बच्चे? तो महाभारत को दी गई है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ें। महाभारत का पुराना नाम जय संहिता है। ठीक है, क्या देखने को मिलता है हम लोगों को? तो जय संहिता देखने को मिलता है। यह भी आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि निम्न में से किसे जय संहिता कहा जाता है? तो किसको कहा जाता है बच्चे? तो ये महाभारत को कहा जाता है। महाभारत की रचना की बात करें बच्चे, तो 1000 साल लगे हैं। कितने साल लगे? 1000। महाभारत के हम लोग रचना की बात करें तो 1000 साल हम लोगों को देखने को मिलते हैं। ठीक है, क्या लिखा है यहाँ पर? महाभारत की रचना लगभग 1000 वर्ष तक होती रही। ठीक है, लगभग 500 BC के आसपास इसका लेखन प्रारंभ हुआ। ठीक है, महाभारत से उस समय के समाज की स्थिति तथा सामाजिक नियमों के बारे में हम लोगों को जानकारी मिलती है। क्या जानकारी मिलती बच्चे? महाभारत से हमें उस समय के समाज की स्थिति तथा सामाजिक नियमों के बारे में हम लोगों को जानकारी मिलती है। ये बात थी बच्चे हम लोगों की महाभारत की, सिंपल सी। अब मैं इसको थोड़ा सा डिटेल में आप लोगों को समझाने का प्रयास करूंगा। किसको? महाभारत को। बच्चे बात करें महाभारत की, सबसे पहले महाभारत के रचयिता कौन है? रचना किसके द्वारा की गई है? किसकी? महाभारत की। तो बच्चे महाभारत की रचना की गई है वेद व्यास के द्वारा। किसके द्वारा की गई बच्चे? तो वेद व्यास के द्वारा महाभारत की क्या की गई है? तो रचना की गई है। तो बच्चे एक चीज और बता दूं आप लोगों को कि महाभारत के अतिरिक्त वेद व्यास जी के द्वारा और कौन कौन
कौन से ग्रंथ लिखे गए हैं तो आप लोग यहाँ पर नोट करके लिख लेना, ठीक है। और कौन कौन से ग्रंथ लिखे गए हैं तो वेद व्यास जी ने बच्चों 3 वेद भी लिखे हैं। कितने वेद लिखे हैं बच्चे? इन्होंने 3 वेद लिखे हैं। कौन कौन से बच्चे? तो ऋग्वेद वेद व्यास जी के द्वारा ही लिखा गया है, ठीक है, वेद व्यास। दूसरा कौन सा? सामवेद बच्चे, ठीक है, सामवेद लिखा है इन्होंने। तीसरा कौन सा लिखा है? तो यजुर्वेद भी इनकी ही कृति हम लोगों को देखने को मिलती है। तो आप लोग बिल्कुल भी कंफ्यूज ना हो, वेद व्यास ने महाभारत लिखी है, ठीक है, उसके अतिरिक्त इनके द्वारा ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद की रचना भी की गई है। फिर बात करें बच्चे हम लोग महाभारत की रचना में कितना समय लगा बच्चे, ठीक है, समय कितना लगा ये सब आप लोगों की एग्जाम ओरिएंटेड थोड़ा सा बता रहा हूं मैं आप लोगों को, ठीक है। समय कितना लगा हम लोगों ने पीछे भी देखा था, तो 1000 साल, ठीक है, 1000 साल तक इसकी रचना होती रही है, ठीक है। 1000 वर्ष हम लोगों को महाभारत में देखने को मिल जाते हैं रचना में, ठीक है। बात करें महाभारत की हम लोग आगे चलकर कि महाभारत की विषय वस्तु क्या है, ठीक है, महाभारत की विषय वस्तु क्या है, ठीक है बच्चे। तो महाभारत की जो विषय वस्तु देखने को मिलती है ना बच्चे हम लोगों को, तो 2 प्रकार से देखने को मिलती है। कितने प्रकार से देखने को मिलती है हम लोगों को? तो 2 प्रकार से देखने को मिलती है, ठीक है। 2 प्रकार कौन कौन से बच्चे महाभारत के? तो एक हम लोगों को महाभारत का रूप देखने को मिलता है आख्यानात्मक या आख्यान के तौर पर देखने को मिलता है, और एक स्वरूप इसका या प्रकार देखने को मिलता है उपदेशात्मक। कैसा देखने को मिलता है हम लोगों को? ठीक है, इसमें उपदेशात्मक हम लोगों को इसका एक प्रकार या रूप देखने को मिलता है किसका? महाभारत का। आख्यान और उपदेशात्मक क्या होता है बच्चे? तो आख्यान में हम लोगों को देखने को मिलता है कि कहानियों में बात की गई है। किसमें बात की गई है? तो कहानियां हम लोगों को देखने को मिलती है। वही उपदेशात्मक का मतलब होता है बच्चे सामाजिक आचार विचार पर चर्चा की गई है, ठीक है, सामाजिक बच्चे, ठीक है, सामाजिक आचार, ठीक है, आचार व विचारों, ठीक है, विचारों के मापदंडों का चित्रण किया गया है, ठीक है। तो जहां समाज के आचार विचार, ठीक है, संबंधित जो नियम जो बताए गए उसका स्वरूप जो होता है उपदेशात्मक होता है, ठीक है। आख्यान का मतलब क्या होता है बच्चे? तो कहानी यहां पर बताई गई है। आप लोगों से ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि निम्न में से कौन सा ग्रंथ, ठीक है, आख्यानात्मक और उपदेशात्मक दोनों है, तो कौन देखने को मिलता है हम लोगों को? ठीक है, तो ये हम लोगों को देखने को मिलती है महाभारत। अब एक चीज सुनना, आप लोगों से ऐसा क्वेश्चन पूछ ले कि निम्न ग्रंथ में कौन उपदेशात्मक है, तो उपदेशात्मक गीता है बच्चे, क्योंकि कृष्ण जी ने जितने भी उपदेश दिए ना बच्चे, ठीक है, महाभारत का जो गीता वाला जो पार्ट है ना बच्चे, गीता, ये उपदेशात्मक ही, इसका ही जो सारा पोर्शन निकाल के क्या लिखी गई? भगवत गीता लिखी गई है, ठीक है। तो गीता या भगवत गीता का स्वरूप कैसा दिखाई देता है या प्रकार हम लोगों को? तो उपदेशात्मक दिखाई देता है, लेकिन पूरी जो महाभारत है उसमें आख्यान और उपदेशात्मक दोनों ही हम लोगों को चीजें देखने को मिलती हैं, ठीक है बच्चे। चलिए अब आगे चल के बात करें महाभारत के अंदर ही फिर हम लोगों को, ठीक है, क्या देखने को मिलता है महाभारत? तो महाभारत में हम लोगों को 2 परिवारों के अंदर बच्चे युद्ध देखने को मिलता है। 2 परिवारों के अंदर क्या देखने को मिलता है हम लोगों को? बचपन से आप लोगों ने महाभारत के बारे में खूब सुना है, कोई नई बात नहीं है, ठीक है। तो महाभारत के अंदर 2 परिवारों के बीच में क्या बताया गया बच्चे? तो युद्ध बताया गया है। किस किस के बीच में? तो पांडवों वर्सेस कौरवों के बीच में। किसके बीच में बताया गया है? तो पांडवों वर्सेस कौरवों के बीच में। किस प्रकार आप लोगों ने इसमें देखा होगा कि पांडवों को कौरवों के द्वारा पराजित किया गया प्रारंभ में, लेकिन अंत में आप सब जानते हैं कि पांडवों ने ही कौरवों को क्या किया था? पराजित करके वापस से अपना साम्राज्य प्राप्त किया था, ठीक है। तो ये बात थी हम लोगों की महाभारत की। अब महाभारत के अंदर समाज की जो व्यवस्थाएं थी उन पे भी क्या डाला गया है बच्चे? प्रकाश डाला गया है, और मैं एक एक करके अब आप लोगों को आगे चल के चीजें अच्छे से समझाने वाला हूं, ठीक है बच्चे। आगे बढ़ते हैं। अब आगे हम लोग सबसे पहले बात करें महाभारत का समालोचनात्मक संस्करण, ठीक है, समालोचनात्मक क्रिटिकल एडिशन की हम लोग बात करेंगे। कब इसका आया था बच्चे? किसने प्रारंभ किया था बच्चे? ठीक है, तो 1919 में संस्कृत भाषा के एक महान विद्वान जिनका नाम वी.एस. सुक्थांकर था के नेतृत्व में एक बहुत ही महत्वाकांक्षी परियोजना की शुरुआत हुई थी बच्चे, ठीक है। किसकी शुरुआत हुई थी? एक महत्वाकांक्षी परियोजना। इसमें क्या हुआ बच्चे? तो इस परियोजना का उद्देश्य था, क्या था उद्देश्य? महाभारत नामक एक महान काव्य की विभिन्न जगहों से प्राप्त विभिन्न पांडुलिपियों को इकट्ठा करके एक किताब का रूप देना,
ठीक है, जो महाभारत से संबंधित कहानी किस्से थे जो कि अलग अलग पांडुलिपियों में पड़े थे। पांडुलिपियां क्या होती है बच्चे, कि पहले जो कागज नहीं था ना बच्चे, तो पहले पेड़ की जो पत्ता होता था या उसकी जो छाल होती थी उसी के ऊपर लिख दिया करते थे। ठीक है, तो ये अलग अलग जगह से इकट्ठा करने का जो दायित्व उठाया था ना बच्चे, तो वीएस सुखांतर की पूरी टीम के द्वारा, ठीक है, एक महत्वाकांक्षी परियोजना के रूप में यह काम किया गया था। ठीक है, तो इन्हीं के द्वारा उद्देश्य क्या रखा गया था, तो महाभारत नामक महाकाव्य की विभिन्न जगहों से प्राप्त पांडुलिपियों को इकट्ठा करके किताब का क्या देना था, रूप देना था। बहुत सारे बड़े विद्वानों ने मिलकर महाभारत का समालोचनात्मक संस्करण एडिशन तैयार करने की जिम्मेदारी उठाई। विद्वानों ने सभी पांडुलिपियों में पाए गए श्लोकों की तुलना करने का एक तरीका ढूंढ निकाला। विद्वानों ने उन श्लोकों को चुना जो लगभग सभी पांडुलिपियों में लिखे हुए थे। ठीक है, तो ये समालोचनात्मक जो एडिशन है, या हम लोग बात करें, ठीक है, संस्करण की बात हो रही थी बच्चे हम लोगों की, यहाँ से भी कभी आप लोगों से क्वेश्चन बन जाए कि समालोचनात्मक एडिशन जो आया था, संस्करण आया था, इसकी शुरुआत या इसकी योजना किसके नेतृत्व में प्रारंभ की गई थी, तो वीएस सुखांतर आप लोगों को यहाँ पर राइट आंसर लगाना है। कब हुई थी, ये तारीख भी आप लोगों से पूछी जा सकती है आपकी सीयूटी एग्जाम के अंदर। ठीक है बच्चे, चलिए अब आते हैं हम लोग, ठीक है, सामाजिक इतिहास पे। अब हम लोग कुछ तो महाभारत का ही रेफरेंस लेंगे समाज के अंदर, लेकिन एक चीज ध्यान से सुनना, आप लोगों को मैं सामाजिक इतिहास जो बताऊंगा ना बच्चे, वो कहां से कहां तक का होगा, तो 600 बीसी से लेकर 600 एडी तक का होगा। यही का आपके सिलेबस ने उसमें इस 3rd चैप्टर की मांग है। ठीक है, यही तक का आप लोगों को सामाजिक इतिहास पता होना चाहिए, कब कब समाज के अंदर किन किन चीजों के अंदर हम लोगों को परिवर्तन भी दिखाई देते हैं। ठीक है, शुरुआत करेंगे सामाजिक इतिहास के अंदर बच्चे, इस चैप्टर के अंदर हम लोग परिवार से। कहां से शुरुआत करने वाले हैं हम लोग बच्चे इसमें, तो परिवार से चर्चा करने वाले हैं। परिवार, ठीक है, अब सबसे पहले हम लोग बात करें परिवार की शुरुआत कब से बात कर रहे हैं हम लोग बच्चे, तो सामाजिक इतिहास में परिवार की व्यवस्थाएं हम लोगों को पहली बार साहित्यिक साक्ष्यों के आधार पर कब से मिलना चालू हुई, तो बच्चे ऋग्वेदिक काल में या ऋग्वेद में। ठीक है, ऋग्वेद में ही, मतलब ऋग्वेद किस काल की जानकारी देता है बच्चे, तो पूर्व वैदिक काल की। किस काल की जानकारी देता है, पूर्व वैदिक काल की। पूर्व वैदिक काल में आप लोग समाज का स्वरूप देखोगे ना, तो उसके अंदर क्या बताया गया कि जो वैदिक सभ्यता थी, ठीक है, इसमें जो व्यवस्था थी पारिवारिक, वो पितृसत्तात्मक थी। कैसी देखने को मिलती है हम लोगों को, पितृसत्तात्मक थी। ठीक है, परिवार समाज की एक महत्वपूर्ण संस्था थी। एक ही परिवार के लोग भोजन मिल बांट के करते थे। ये सब वैदिक कंटेंट है। कौन सा वैदिक कंटेंट है बच्चे, तो ऋग्वेद में ये बातें कही गई हैं। किसमें बातें कही गई, मैंने यही तो कहा भी आप लोगों को कि परिवार के बारे में सर्वप्रथम, ठीक है, सर्वप्रथम जो चर्चा है वो हम लोगों को कहाँ देखने को मिलती है, तो ऋग्वेद के अंदर देखने को मिलती है। फिर आगे चलकर इस परिवार में ही और भी आगे चलकर हम लोगों को परिवर्तन देखने को मिलेंगे, वो मैं आप लोगों को यहाँ पर परिवर्तन दिखाता भी रहूंगा। ठीक है, ऋग्वेद में क्या कहा गया, परिवार समाज की एक महत्वपूर्ण संस्था थी। एक ही परिवार के लोग भोजन मिल बांट के करते थे। परिवार के लोग संसाधनों का प्रयोग मिल बांट कर करते थे। परिवार के लोग एक साथ रहते थे। परिवार के लोग एक साथ मिलकर पूजा पाठ करते थे। कुछ समाजों में चचेरे मौसेरे भाई बहनों को भी खून का रिश्ता माना जाता था। बच्चे, यहाँ हम लोग बात करें ऋग्वेद में जो बताने का प्रयास किया जा रहा है, ठीक है, यहाँ बताने का ये प्रयास किया जा रहा है कि सब आपस में भाई बहन के तौर पे रहते थे। ठीक है, संयुक्त परिवार प्रथा थी। कैसी प्रथा थी, संयुक्त परिवार प्रथा, सब आपस में मिलजुल कर साथ में रहते थे। ठीक है, यही यहाँ पर बताया गया। चचेरे मौसेरे भाई बहनों को भी खून का रिश्ता क्या किया जाता था, यहाँ पर माना जाता था। और जब अपना जो परिवार है, जब बहुत बड़ा एक बड़ा समूह बन जाता था ना, तो ये उनको संबंधी कह के पुकारते थे। क्या कह के पुकारते थे, तो संबंधी कह के भी पुकारते थे। आप लोग ये यहाँ पर वैदिक कालीन परिवार को भी देख सकते हो। क्या कर सकते हो, इस इमेज के माध्यम से यहाँ पर आप लोग देख सकते हो। अब परिवार के अंदर ही हम लोग बात करें पितृवंशिता की। ठीक है, मतलब जो सत्ता थी घर की या परिवार की, ये किस व्यवस्था पर आधारित थी, तो पितृवंशिता। पितृवंशिता की बात करें, इससे आशय क्या है कि जो पिता है, पिता के वंश से ही जो चीजें आगे बढ़ती हैं, ठीक है, वो पितृवंशिता कहलाती हैं। जैसे उदाहरण दूं, मैं आगे चल के मेरा बेटा ही मेरा प्रॉपर्टी को संभाले और आगे चल के मेरा पोता, फिर प्रपौत्र, ठीक है, जब ऐसी व्यवस्थाएं चलती हैं ना, तो वो कहलाती हैं बच्चे क्या, तो पितृवंशिकता हम लोगों को देखने को मिलती है। ठीक है, मतलब बात करें हम लोग
कि जो व्यवस्थाएं वंशानुगत होती हैं, ठीक है, वही क्या कहलाती हैं, तो पितृवंशिता हम लोगों को देखने को मिलती है। ठीक है, पितृवंशिक से अभिप्राय है कि पिता की मृत्यु के बाद उसके संसाधनों का हकदार उसका पुत्र का है और इसे पितृवंशिक व्यवस्था कहते हैं। यही तो मैंने आप लोगों को अभी यहां पर बताया है। ठीक है, बात करें, परंतु यहां पर सुनना, परंतु राजा की मृत्यु के बाद उसका सिंहासन उसके पुत्र को सौंप दिया जाता था तथा कभी पुत्र ना होने पर संबंधी भाई को भी उत्तराधिकार बना दिया जाता था। ठीक है, लेकिन यहाँ इस लाइन से आशा ये है बच्चों कि राज परिवार में कभी ऐसा होता था कि जब राजा की कोई मृत्यु होती थी तो सत्ता किसको दे दी जाती थी, उसके पुत्र को। लेकिन पुत्र भी ना होने की स्थिति में, ठीक है, किसको दी जाती थी, तो उसके संबंधी भाई को उत्तराधिकारी क्या कर दिया जाता था, बना दिया जाता था। ठीक है, तो ये बात हो रही थी हम लोगों को पितृवंशिता में। लेकिन एक चीज सुनना बच्चे, मातृवंशिता क्या होती है, मातृवंशिता। ठीक है, वंशिकता की बात कर ले हम लोग, मातृ, जहां हम लोगों को वंश माताओं के द्वारा चलता हुआ दिखाई देता है। किसके द्वारा चलता हुआ दिखाई देता है, तो माताओं के द्वारा चलता हुआ दिखाई देता है, उसको मातृवंशिकता कहा जाता है। ठीक है, इसके उदाहरण हम लोगों को प्राचीन इतिहास में कई जगह देखने को मिलते हैं। जैसे हम लोग बात कर लें, एक डायनेस्टी देखने को मिलती है, सातवाहन। कौन सी देखने को मिलती है, सातवाहन वंश हम लोगों को देखने को मिलता है। ठीक है, इसमें अधिकांश जो राजा रहे, ठीक है, इनका साम्राज्य इनकी माताओं के द्वारा चलाते हुए दिखाई दिया हम लोगों को। तो मातृवंशिकता व्यवस्था भी हम लोगों को समाज के अंदर, प्राचीन इतिहास के अंदर हम लोगों को सामाजिक इतिहास का पाठ हम लोगों को देखने को मिल जाती है। ठीक है, तो ये बात हम लोगों की हो रही थी बच्चे। ठीक है, पितृवंशिकता परिवार के अंदर ही हम लोगों ने इसको डिस्कस किया है। ठीक है, कि जो पारिवारिक व्यवस्था थी उसके अंदर पितृवंशिता ही मुख्यतः हम लोगों को देखने को मिलती है। ठीक है, जो समाज था उसका प्रमुख कौन होता था, पिता होते थे। पिता के बाद, उनकी मृत्यु के बाद पूरा परिवार की जो संपत्ति होती थी वो किसके पास आ जाती थी, बड़े पुत्र के पास। बड़े पुत्र से फिर हम लोगों को देखने को मिलती है कि उसका ना रहने पर उसके पुत्र के पास वो सारी चीज़ें चली जाएंगी। तो यहाँ पिता से बेटे के पास और बेटे से फिर अगले बेटे के पास हम लोगों को जाती हुई दिखाई देती है। लेकिन एक चीज़ बताऊँ आप लोगों को, राज परिवारों में इसके उलट भी होता था। ठीक है, क्या होता हुआ दिखाई देता है हम लोगों को कि ऐसा ही नहीं है, कुछ अपवाद बच्चे हम लोगों को ऐसे भी देखने को मिलते हैं कि जिन्होंने अपने भाइयों से सत्ता को छीना है प्राचीन इतिहास में। किसने, जैसे उदाहरण दो आप लोगों को मैं, तो हम लोगों को अशोक देखने को मिलते हैं। कौन देखने को मिलते हैं, अशोक देखने को मिलते हैं। गुप्त काल में हम लोगों को चंद्रगुप्त सेकंड देखने को मिलते हैं। और भी ऐसे कई उदाहरण हैं जो अपने भाइयों से, ठीक है, सत्ता को छीनते हुए भी हम लोगों को दिखाई देते हैं। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि बड़ा पुत्र ही यहाँ पर क्या बनता था, ठीक है, राजा बनता था। कई उदाहरण आप लोगों को इतिहास में ऐसे भी देखने को मिलेंगे कि भाइयों ने, ठीक है, क्या कर ली, अपने बड़े भाई से क्या की है, यहाँ पर सत्ता प्राप्त कर ली है छीन के। चलिए आगे बात करें हम लोग बच्चे, आगे बात करें इसमें ब्राह्मणों ने। अब बात करें विवाह के ऊपर, किसके ऊपर चर्चा करने वाले हैं बच्चे हम लोग, ठीक है, विवाह के ऊपर चर्चा करने वाले हैं। देखो सामाजिक इतिहास अभी हम लोगों ने किस पे चर्चा की, सिर्फ परिवार के ऊपर चर्चा की। सबसे पहले हम लोगों ने हमारा इंट्रो दिया है कि हमारा परिवार ऐसा है। अब हम लोग समाज के अंदर ही अब हम लोग उसको बताने का प्रयास कर रहे हैं कि भैया अब हमारे यहाँ पर विवाह कैसे होते थे। ठीक है, तो उसी को बात करें तो सुनना, ब्राह्मणों ने समाज के लिए एक विस्तृत आचार संहिता तैयार की है। लगभग 500 ईसा पूर्व से इन मापदंडों का संकलन धर्मसूत्र या धर्मशास्त्र नामक संस्कृत ग्रंथों में किया गया। इनमें सबसे महत्वपूर्ण मनुस्मृति था। ठीक है, कौन सा देखने को मिलता है बच्चे, मनुस्मृति, जिसका संकलन 200 ईसा पूर्व से 200 ईस्वी के बीच किया गया था। दिलचस्प बात यह है कि धर्मसूत्र व धर्मशास्त्र विवाह के 8 प्रकारों को अपनी स्वीकृति देती है। इनमें से पहले 4 उत्तम माने जाते थे और बाकियों को निंदित माना जाता था। संभवतः यह विवाह पद्धतियां उन लोगों में प्रचलित थीं जो ब्राह्मणीय नियमों को भी अस्वीकार करते थे। बच्चे यहाँ बात हो रही विवाह की, किसकी बात हो रही बच्चे यहाँ पर, तो विवाह की बात हो रही है। बात यहाँ पर ये हो रही है कि यहाँ पर जो ब्राह्मण थे उन्हीं के द्वारा आचार संहिता बनाई गई थी समाज में रहने करने के लिए। ठीक है, उन्हीं के द्वारा, ठीक है, हम लोगों को देखने को मिलता है कि कई सारे ग्रंथ लिखे गए और उन्हीं में से एक हम लोगों को देखने को मिलता है मनुस्मृति। कौन देखने को मिलता है, मनुस्मृति, जिसकी रचना हम लोगों को बच्चे लगभग कब से कब तक देखने को मिलती है, तो 200 बीसी से बच्चे 200 एडी के बीच में देखने को मिलती है। लगभग इन 400 वर्षों में आप लोग देखोगे तो किसकी रचना आप लोगों को देखने को मिल जाएगी, तो मनुस्मृति की। बच्चे मनुस्मृति को ही धर्मशास्त्र की संज्ञा दी गई है।
किसकी संज्ञा दी गई है? तो धर्मशास्त्र की संज्ञा दी गई है। और ये हिंदुओं का हम लोगों को प्रथम कानूनी ग्रंथ भी देखने को मिल जाता है, जिसकी रचना मनु के द्वारा की गई। किसके द्वारा की गई? मनु के द्वारा। और मनु स्मृति के अंदर ही बच्चे 8 प्रकार के विवाहों की चर्चा की गई। कितने प्रकार की विवाह की गई? 8 प्रकार के विवाह की। और इन 8 प्रकार के विवाहों में 4 उत्तम विवाह माने जाते थे, मतलब उत्तम मतलब कैसे? जो समाज के द्वारा स्वीकृत थे बच्चे, और 4 अमान्य विवाह थे। ठीक है, इसी को क्या कहा गया कि ये बाकियों को निंदित, इसे ही क्या कहते थे? वो 4 जो अमान्य थे उसको ये निंदित मानते थे, उसकी ये क्या करते थे बच्चे? तो निंदा हम लोगों को करते हुए दिखाई देते हैं। ठीक है, तो ये बात हुई हम लोगों की विवाह की। अब बात करें कि ये विवाह होते कौन कौन से थे, क्या इसमें होता था, इसी पे हम लोग चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, चलो बात करें हम लोग विवाह। ठीक है, विवाह, ठीक है, विवाह के प्रकार भी आप लोग इसको समझ सकते हो। ठीक है, ये विवाह के प्रकार हैं। कितने विवाह हैं बच्चे? तो आप लोगों को ये 8 प्रकार के विवाह देखने को मिल जाते हैं। कितने प्रकार के? 8। इसमें आप लोग देखोगे ना तो ये प्रारंभ के आप लोगों को बच्चे 4 विवाह देखने को मिलेंगे। ये आप लोगों को मान्य देखने को मिलेंगे। ठीक है, ये उत्तम विवाह माने जाते थे। और ये लास्ट के आप लोग 4 देखोगे ना बच्चे, इन्हीं को निंदित कहा गया। इन्हीं क्या कहा गया? तो निंदित इनको कहा गया, ग्रंथों के अंदर, मनु स्मृति के अंदर कहा गया। एक चीज और बताऊं आप लोगों को बच्चों जानकारी के लिए, कि जो हम लोगों को 8 प्रकार के विवाह देखने को मिलते हैं, इनकी चर्चा उत्तर वैदिक कालीन जो वेद थे, जैसे सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, उनके अंदर भी हम लोगों को ये विवाहों की चर्चा देखने को मिलती है। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ मनु स्मृति ही इनका हमारे पास क्या है? सोर्स है। ठीक है, वेद भी हम लोगों को इन विवाहों की जानकारी देते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़े, एक एक विवाह ले बच्चे। पहला विवाह आ रहा है ब्रह्म विवाह। पहला विवाह कौन सा देखने को मिलता है हम लोगों को? ब्रह्म विवाह देखने को मिलेगा। ब्रह्म विवाह में होता क्या था बच्चे? तो ब्रह्म विवाह में माता पिता द्वारा उपयुक्त वर खोजकर उससे अपनी बेटी का क्या कर दिया जाता था बच्चे? तो विवाह कर दिया जाता था। क्या कर दिया जाता था? तो उसका विवाह कर दिया जाता था, उपयुक्त वर। ठीक है, माता पिता द्वारा उपयुक्त वर खोजकर उससे अपनी बेटी का क्या कर दिया जाता था? विवाह यहां पर कर दिया जाता था। ठीक है, चलो दूसरा देव यज्ञ। यज्ञकर्ता पुरोहित के साथ कन्या का विवाह कर दिया जाता था। बच्चे इस देव विवाह में क्या होता था पता है? ठीक है, इसमें जो लड़की का पिता होता था वो एक यज्ञ का आयोजन करता था। ठीक है, यज्ञ के आयोजन में सारे ब्राह्मण जो वर होते थे उनको इनवाइट किया जाता था। उसको क्या किया जाता था? यहाँ पर इनवाइट किया जाता था, जो आते थे। ठीक है, यज्ञ की समाप्ति के बाद, ठीक है, जब यज्ञ सफल हो जाता था ब्राह्मणों को भोज कराता था। और जब लड़की के पिता को जो भी उनमें से लड़का अच्छा लगता था, ठीक है, उससे क्या कर दिया करते थे? उस लड़की का विवाह। तो यज्ञकर्ता पुरोहित के साथ कन्या का क्या कर दिया जाता था बच्चे? इसमें विवाह कर दिया जाता था। यही विवाह क्या कहलाता है? देव विवाह कहलाता है। ठीक है, अगला विवाह क्या आ रहा है बच्चे? अर्ष विवाह। इसमें कन्या के पिता द्वारा वर से एक गाय और एक बैल या एक जोड़ा बैल लेकर अपनी कन्या का विवाह कर दिया जाता था। ठीक है, जो आप लोग आधुनिक काल में इसका रिवर्स देखते हैं, दहेज प्रथा। ठीक है, यहाँ इसको हमें दहेज प्रथा नहीं कहूंगा बच्चों। ठीक है, एक सिंपल सा विवाह था। इसमें सिर्फ वर वाले जो पक्ष से एक गाय या एक बैल या एक जोड़ी बैल यहाँ पर लिए जाते थे और कन्या का क्या करवा दिया जाता था अपनी? तो यहाँ पर उसका विवाह करवा दिया जाता था। अगला विवाह कौन सा आ रहा है बच्चों आप लोग इसमें? तो प्रजापत्य विवाह। अगला कौन सा विवाह आ रहा है? तो प्रजापत्य विवाह हम लोगों को देखने को मिलता है। इसमें क्या होता था बच्चे? तो बिना किसी दान दहेज के वर को अपनी कन्या सौंप दी जाती थी। बिना किसी दान दहेज के वर को अपनी कन्या, लेकिन इसमें क्या होता था बच्चे पता है? दान दहेज नहीं होता था, लेकिन हमेशा जो पिता होता था धनवान व्यक्ति को अपनी कन्या सौंप देता था। किसको सौंप देता? धनवान। ठीक है, पैसे वाला, शक्तिशाली। और एक चीज और विशेषता बच्चे, बिना किसी दान दहेज के वर को, और इसमें लड़की की इजाजत नहीं ली जाती थी। ठीक है, समझ रहे ना? किसमें? प्रजापति विवाह में। और बिना किसी दान दहेज के एक धनवान जो व्यक्ति होता था उससे अपनी कन्या का यहाँ पर क्या कर दिया जाता था? तो विवाह कर दिया जाता था। ठीक है बच्चे, अगला विवाह कौन सा आ रहा है? असुर विवाह आ रहा है। असुर विवाह क्या बच्चे? तो कन्या के पिता द्वारा वर से धन लेकर अपनी कन्या का विवाह कर दिया जाता था। बच्चों ऐसे विवाह अब जो आगे आ रहे हैं 5, 6, 7, 8 में, यही निंदित विवाह भी कहलाते हैं। ठीक है, कन्या के पिता द्वारा वर से धन लेकर अपनी कन्या का क्या करवा दिया जाता था? ठीक है, तो विवाह करवा दिया जाता था।
गंधर्व, गंधर्व विवाह क्या है बच्चे? तो माता पिता की इच्छा से विरुद्ध किया गया प्रेम विवाह। बच्चे गंधर्व विवाह जो था ना, ये हम लोगों को प्रेम विवाह देखने को मिलेगा, जिसको आप लोग वर्तमान में सामान्यतः लव मैरिज भी कह देते हैं। ठीक है, यही हम लोगों को देखने को मिलता है प्रेम विवाह। ठीक, आगे बात करें बच्चे, अगला विवाह कौन सा देखने को मिलता है? तो राक्षस विवाह हम लोगों को देखने को मिलता है। कौन सा विवाह देखने को मिलता है? तो राक्षस विवाह हम लोगों को देखने को मिलता है। इसमें क्या होगा? नाम ही इसका बच्चे क्या है? राक्षस है, तो राक्षस जैसे काम होते होंगे इस विवाह के अंदर। बिल्कुल, कन्या का अपहरण अथवा उसे बलपूर्वक किया गया विवाह। ठीक है, उठा ले गए राक्षस जैसे। ठीक है, तो ऐसे विवाह को राक्षस विवाह, यह भी निंदित था। पेशाच या पिशाच भी इसको कहा जाता है। सोती हुई नशे में अथवा पागल कन्या को काम वासना की तृप्ति के लिए अपनाया जाना। ठीक है, काम वासना अर्थात पागल को या कोई सोती कन्या है उसको उठा ले गए। ठीक है, तो उससे जाके शादी कर ली, तो बच्चे ऐसा जो विवाह कहलाता था उसको पेशाच या पिशाच कहा जाता था। तो ये बच्चे जो लास्ट के 4 हैं ये हम लोगों को निंदित या अमान्य देखने को मिलते हैं। ठीक है, कैसे देखने को मिलते हैं? निंदित या अमान्य। और ये शुरुआत के जो 4 हम लोगों ने देखे, ये हम लोगों को कैसे देखने को मिलते हैं? तो समाज में हम लोगों को मान्य देखने को मिलते हैं। आगे बढ़ते हैं बच्चे, अब बात करें हम लोग अगला कि विवाह के नियम क्या थे। किस पे चर्चा करें? कि चलो विवाह हो रहा है ना, तो विवाह के क्या कोई नियम थे, इस पे हम लोग चर्चा करें। तो सुनना, नोट लिखा है यहाँ पर, अंतः विवाह पद्धति होती थी। अंतः विवाह मतलब क्या होता है बच्चे? अंतः विवाह पद्धति का अर्थ होता है गोत्र के अंदर कुल जाति में विवाह होता था। इसे क्या कहते थे? अंत विवाह पद्धति कहते थे। ठीक है, दूसरा बहिर्विवाह पद्धति। इसमें क्या होता था? बहिर्विवाह पद्धति का अर्थ होता है गोत्र के बाहर की जाति में विवाह किया जाता है। तो ये 2 प्रकार के विवाह भी हम लोगों को प्रचलन में देखने को मिलते हैं विवाहों के अंदर। ठीक है, आगे चल के बात करें, इसी में प्रीतवंशी समाज में पुत्र का बहुत महत्व था। पुत्री को अलग प्रकार से देखा जाता था। पुत्री का विवाह गोत्र से बाहर किया जाता था तथा कन्यादान पिता का अहम कर्तव्य माना जाता था। ठीक है, पिता के यहाँ कभी पुत्री हो गई तो पिता का सिर्फ एक ही लक्ष्य होता था कि जीवन में इसका क्या करना है? कन्यादान करना है। ठीक है, तो ये हम लोगों को प्राचीन इतिहास के अंदर सामाजिक व्यवस्था के अंदर विवाह की पद्धतियां हम लोगों को देखने को मिलती हैं। आगे चल के बात करें हम लोग बच्चे, आगे अब आ रही हम लोगों की गोत्र व्यवस्था। अगली व्यवस्था कौन सी आ रही बच्चे? तो हम लोगों को गोत्र व्यवस्था देखने को मिलती है। बात यह आती है कि गोत्र व्यवस्था ने जन्म कब लिया। तो बच्चे गोत्र व्यवस्था ने जो जन्म लिया, उत्तर वैदिक काल में हम लोगों को ये जन्म लेती हुई दिखाई देती है। कब जन्म लेती हुई दिखाई देती है? तो उत्तर वैदिक काल में हम लोगों को ये जन्म देती है। तो देखना आप लोग, गोत्र एक ब्राह्मण पद्धति है जो लगभग 1000 ईसा पूर्व के बाद, ठीक है, 1000 ईसा पूर्व मतलब पूर्व वैदिक काल की समाप्ति और उत्तर वैदिक काल की शुरुआत। ठीक है, 1000 से 600 BC में क्या देखने को मिलता है हम लोगों को बच्चे? उत्तर वैदिक काल। तो 1000 ईसा पूर्व के बाद प्रचलन में आई। इसके तहत लोगों को गोत्र में वर्जित किया जाता था। प्रत्येक गोत्र एक वैदिक ऋषि के नाम पर होता था और उस गोत्र के सदस्य ऋषि के वंशज माने जाते थे। ठीक है, क्या माने जाते थे बच्चे? तो ऋषि के वंशज माने जाते थे। नए नगरों का उद्भव हुआ, सामाजिक नियम बदलने लगे, क्रय विक्रय के लिए लोग नगरों में आते, विचारों का आदान प्रदान होने लगा। इसीलिए प्रारंभिक विश्वासों एवं व्यवहारों पर प्रश्न चिन्ह लगे। इन्हीं को चुनौती देने के लिए ब्राह्मणों ने आचार संहिता तैयार की। इसका पालन सभी को करना अनिवार्य कर दिया। ठीक है, जब शहरीकरण बढ़ा तो समाज के अंदर नियम बहुत ज़्यादा आवश्यक हुए, तो ब्राह्मणों के द्वारा आचार संहिता बनाई गई, किसको लेकर? रहने करने उठने बैठने को लेकर। और उन्हीं के द्वारा फिर गोत्र व्यवस्था को क्या दिया गया बच्चों? तो जन्म दिया गया। गोत्र व्यवस्था में जो सबसे उसके अहम हम लोगों को जो नियम देखने को मिलते हैं बच्चे गोत्र व्यवस्था के, ठीक है, गोत्र के, तो गोत्र का जो पहला नियम हम लोगों को देखने को मिलता है वो यह था कि शादी के बाद स्त्रियों को पिता की जगह पति का गोत्र अपनाना पड़ता था। ठीक है, गोत्र का दूसरा नियम यह था कि एक ही गोत्र के सदस्य आपस में शादी नहीं कर सकते थे। ठीक है, इसके 2 नियम हम लोगों को सामान्यतः देखने को मिलते हैं। ठीक है बच्चों, मुझे ऐसा लगता है कि गोत्र व्यवस्था जो उत्तर वैदिक काल के ऋषि मुनियों के द्वारा जो लाई गई होगी ना, उसका कंसेप्ट सीधा सा ये होगा कि हमारा जो कबीला है या हम लोग जो जहाँ रह रहे हैं, ठीक है, हमारा जो कबीला है, ठीक है, हम आपस में सब क्या हैं? भाई बहन हैं। ठीक है, हम आपस में विवाह नहीं कर सकते। ठीक है, हम कहाँ करेंगे? तो हम लोग पड़ोसी कबीले में हम लोग क्या कर सकते थे? ठीक है, हम लोग विवाह कर सकते थे। ठीक है, यहाँ एक ही कुल के होंगे, एक ही परिवार के लोग होंगे, तो ये आपस में विवाह नहीं होगा। ठीक है, दूसरा कबीला होगा, पड़ोसी कबीला होगा तो उसका कुल अलग होगा। ठीक है, तो इन्होंने ऐसे नियम बनाए। ठीक है,
तो इस प्रकार से ही गोत्र व्यवस्था यहाँ पर आई होगी, नियम। ठीक है, यही तो हम लोगों ने पीछे देखा कि जब शहरीकरण बढ़ने लगा, नगर में लोग आने लगे, तो नियमों का उल्लंघन होने लगा, और जब नियमों का उल्लंघन होने लगा तो उस समय के ब्राह्मणों के द्वारा, ठीक है, समाज के लिए आचार संहिता बनाई गई, और वही आगे चल के गोत्र के नाम से जानी गई थी। ठीक है, तो गोत्र में खासतौर पर बच्चे दो नियम है। ठीक है, एक तो यह है कि एक ही गोत्र में के सदस्य आपस में शादी नहीं कर सकते, यही मैं आप लोगों को यहाँ समझाना चाह रहा था। ठीक है, दूसरी चीज कि शादी के बाद स्त्री को पिता की जगह किसका गोत्र अपनाना पड़ता था? ठीक है, तो वो अपनाना पड़ता था पति का। क्या इस गोत्र व्यवस्था के इस नियम का कहीं उल्लंघन हम लोगों को देखने को मिलता है क्या? तो बिल्कुल हम लोगों को देखने को मिलेगा। ठीक है, बात करते हैं अभी हम लोग आगे इसमें। सातवाहन राजाओं में यह प्रथा विपरीत थी। सातवाहन राजाओं के नाम से पता लगा कि वहां की स्त्रियों को विवाह के बाद अपने पिता का गोत्र रखती थी। ठीक है बच्चों, यहां हम लोगों को इसका उल्लंघन होता हुआ दिखाई देता है गोत्र के पहले नियम का। कहां? सातवाहन डायनेस्टी के अंदर। वहां वो अपने पिता का ही क्या चलाती थी? गोत्र चलाती हुई दिखाई देती थी सातवाहन वंश की महिलाएं। ठीक है, चलो, सातवाहन बहुपत्नी प्रथा को भी मानते थे। कैसी व्यवस्था को मानते थे? बहुपत्नी व्यवस्था को भी, एक से अधिक, ठीक है, पत्नियां रखने का कंसेप्ट भी हम लोगों को यहाँ सातवाहनों में देखने को मिलेगा। अब आगे चल के बात करें बच्चे, आगे क्या व्यवस्था आ रही है? तो बहुपत्नी और बहुपति प्रथा क्या थी? ठीक है, तो बहुपत्नी प्रथा में एक से ज्यादा स्त्रियों से शादी की जाती थी। ऐसा विवरण हम लोगों को कहां से मिलता है? तो ऐसा हम लोगों को सातवाहन राजाओं में देखने को मिलता है। फिर बात करें बहुपति प्रथा में एक से अधिक पुरुषों से शादी की जाती थी। ऐसा उदाहरण हम लोगों को महाभारत में द्रौपदी के साथ हम लोगों को देखने को मिलता है। मैंने कहा था आप लोगों को महाभारत का आगे भी हम लोगों को इसके संबंध में जानकारी मिलती रहेगी समाज में। अभी और आगे चल के भी चर्चा करने वाले हैं। अब बात करें बच्चे हम लोग, अगली व्यवस्था आ रही है क्या? तो क्या माताओं को महत्वपूर्ण समझा जाता था क्या? किसकी बात करें हम लोग? क्या जो प्राचीन कालीन इतिहास था उसके सामाजिक पाठ में क्या महिलाओं को भी महत्व, या माताओं की बात करें खासतौर पर महिलाओं में, तो महिलाओं में माताओं को क्या महत्वपूर्ण समझा जाता था? तो बिल्कुल माताओं का एक महत्वपूर्ण हम लोगों को स्थान देखने को मिलता है। और सबसे ज्यादा बच्चों कहीं महिलाओं का, ठीक है, और माताओं का कहीं महत्व हम लोगों को देखने को मिलता है तो सातवाहन वंश में। कहां देखने को मिलता है? सातवाहन वंश में, क्योंकि वहां सातवाहन वंश के अंदर बच्चों कुल 30 शासक रहे। कितने शासक रहे? और 30 में से 17 शासक ऐसे रहे जिनका शासन उनकी माताओं ने संभाला है। ठीक है, तो बात करते हैं अभी हम लोग। इतिहास में बहुत से ऐसे किस्से हैं जिनसे पता चलता है कि 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी, मतलब बात यहां हो रही बच्चे 600 बीसी से 600 एडी के बीच में, ठीक है, की शुरुआत में समाज में माताओं को भी महत्वपूर्ण समझा जाता था। ऐसा ही एक किस्सा है सातवाहन राजाओं का। सातवाहन राजा अपने नाम से पहले अपनी माता का नाम लगाते थे, जिससे यह पता चलता है कि माताओं को भी महत्वपूर्ण माना जाता था। मैंने कहा ना बच्चों आप लोगों को कि जो सातवाहन वंश थे उसके कुल 30 शासक हुए, जिसमें से 17 बच्चों ऐसे शासक हुए, ठीक है, जिनका शासन उनकी माताओं ने संभाला है। ठीक है, और वही शासक जो सातवाहन वंश के शासक थे वो अपने नाम के आगे अपनी माता का नाम भी लगाते थे, जैसे गौतमी पुत्र सातकर्णी, ये इस सातवाहन डायनेस्टी के 23वें शासक थे। ठीक है, और वो अपनी माता का नाम लगाते थे। ऐसे कुल 17 शासक हुए हैं। ठीक है, जो अल्प आयु में शासक बने थे सातवाहन में, और पूरा जो डायनेस्टी थी वो किसने संभाली थी? उनकी माताओं ने। और आगे चल के उन्हें लोकप्रियता भी अपनी माता के कारण ही मिली। इसका जीता जागता उदाहरण हम लोगों को कौन देखने को मिलते हैं? तो हम लोगों को गौतमी पुत्र सातकर्णी यहाँ पर देखने को मिलते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़े बच्चों। अब आगे समाज में, इसी समाज में हम लोग आगे क्या देखते हैं? तो बच्चे अब चर्चा करते हैं हम लोग वर्ण व्यवस्था की। समाज पे हम लोग चर्चा करें और वर्ण व्यवस्था पे चर्चा ना हो, ऐसा हो सकता है क्या बच्चों? तो बिल्कुल नहीं हो सकता। तो बच्चों बात करें वर्ण व्यवस्था की, तो सबसे पहले वर्ण व्यवस्था का हम लोगों को बच्चे सर्वप्रथम उल्लेख कहां देखने को मिलता है? वर्ण व्यवस्था का हम लोगों को सर्वप्रथम उल्लेख कहां देखने को मिलता है? तो बच्चे सर्वप्रथम हम लोगों को वर्ण व्यवस्था का उल्लेख कहीं देखने को मिलता है तो ऋग्वेद में। कहां देखने को मिलता है हम लोगों को? ऋग्वेद के अंदर वर्ण व्यवस्था का उल्लेख हम लोगों को देखने को मिलता है। ठीक है, ऋग्वेद के अंदर क्या चर्चा की गई बच्चे? ऋग्वेद के अंदर एक सूक्त है जिसको पुरुष सूक्त कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसको? पुरुष सूक्त कहा जाता है। पुरुष सूक्त के अंदर ही वर्णों की देवी उत्पत्ति का सिद्धांत दिया गया है। कैसी सिद्धांत दिया गया है बच्चे? तो वर्णों की देवी उत्पत्ति का क्या दिया गया है बच्चे? तो सिद्धांत दिया गया है।
ठीक है, क्या दिया गया है, सिद्धांत दिया गया है, थोड़ा सा आगे आ गए बच्चे हम लोग। ठीक है, क्या दिया गया है, तो यहाँ पर सिद्धांत दिया गया है। ठीक है, वर्णों की देवी उत्पत्ति का सिद्धांत। बच्चों वर्णों की देवी उत्पत्ति का सिद्धांत मतलब पहली बार वर्ण व्यवस्था का जन्म हम लोगों को पूर्व वैदिक काल में। क्यों पूर्व वैदिक काल में? क्योंकि पूर्व वैदिक काल की जानकारी कौन देता है, तो ऋग्वेद देते हैं हम। ठीक है, ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में वर्णों की देवी उत्पत्ति का सिद्धांत क्या है, ये वर्णों की देवी उत्पत्ति का सिद्धांत। तो बच्चों ऋग्वेद के इस पुरुष सूक्त में कहा गया कि ब्रह्मा के मुख से ब्राह्मण, भुजाओं से क्षत्रिय, जांघाओं से वैश्य और पैरों से शूद्रों की उत्पत्ति हुई। ये 4 वर्णों की व्यवस्थाओं का जिक्र किया गया ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में। लेकिन एक चीज बताऊं बच्चों, यहां जो वर्ण व्यवस्था थी ना ऋग्वैदिक काल में, पूर्व वैदिक काल में, ये वर्ण व्यवस्था हम लोगों को कर्म आधारित देखने को मिलती है। कैसी देखने को मिलती है हम लोगों को? तो कर्म आधारित हम लोगों को देखने को मिलती है। इसका उल्लेख या इसका विवरण हम लोगों को कहां से मिलता है? तो ऋग्वेद के अंदर 2 पंक्तियां हम लोगों को उल्लेखित देखने को मिलती है। एक पुत्र अपने परिवार के बारे में यहां पर बखान करता है। वो कहता है कि मेरे पिता पुरोहित हैं। मेरे पिता कौन है बच्चे? पुरोहित हैं, मतलब मंत्रोच्चार करते हैं। मेरी माता मेला ढोने का काम करती है, लोगों का कूड़ा कचरा उठाती है, मेला ढोने का काम करती है। ठीक है, इसके बाद मेरा जो भाई है वो एक व्यापारी है और मैं जो हूं एक क्षत्रिय हूं। तो बच्चों इन 2 पंक्तियों से यहां हम लोगों को कैसा विवरण मिलता है कि यहां जो वर्ण व्यवस्था आई थी ना, ये कर्म आधारित थी। एक ही घर के लोग हैं, लेकिन जो जितना काबिल था, जो जितना योग्य था, वैसा यहां पर क्या कर रहा है? कर्म कर रहा है। ठीक है, पिता क्या कर रहे हैं? पुरोहित हैं, वो योग्य थे तो मंत्रोच्चार कर रहे हैं। ठीक है, एक उनका जो भाई था वो व्यापार कर रहा था। ठीक है, वो व्यापार के योग्य थे। और एक खुद जो बंदा था उसने कहा कि मैं कौन हूं? एक क्षत्रिय हूं, मैं एक सेना में काम करता हूं। तो ये बंदा सेना के लिए, मिलिट्री के लिए काम कर रहा था। और इसकी माता, ठीक है, पढ़ी लिखी नहीं थी उस समय में, तो वो बिल्कुल मेला वेला ढोने का काम करती थी। तो बच्चों यहां वर्ण व्यवस्था ने जहां जन्म लिया ना, कर्म आधारित हम लोगों को देखने को मिलती है। लेकिन हम आगे 5 साल बाद जाए ना पूर्व वैदिक काल से, पूर्व वैदिक काल कब से कब तक चला? 1500 बीसी से 1000 बीसी के बीच में यहां वर्ण व्यवस्था कर्म आधारित ही हम लोगों को देखने को मिलती है। ठीक है, कैसी देखने को मिलती है? कर्म आधारित, जो जैसा कर्म। ठीक है, लेकिन उत्तर वैदिक काल में हम लोग जाते हैं ना, तो उत्तर वैदिक काल में यही वर्ण व्यवस्था हम लोगों को जाति आधारित निर्धारित होने लगेगी। और जाति आधारित निर्धारित होने लगी ना, जाति आधारित मतलब अब ब्राह्मण ब्राह्मणी का कार्य करेगा, सिर्फ ब्राह्मण का बच्चा ही ब्राह्मण हो सकता है, क्षत्रिय का ही बेटा या पुत्र क्या बन सकता है? क्षत्रिय बन सकता है। ठीक है, वैश्य का बेटा ही वैश्य बनेगा। और शूद्र को कहा गया कि तुम तीनों वर्णों की क्या करोगे? सेवा करोगे। तो यहां उत्तर वैदिक काल में जाके, कहां? उत्तर वैदिक काल में। ठीक है बच्चे, तो पूर्व वैदिक काल यहां आप लोग समझ सकते हो कि पूर्व वैदिक काल, और यहां आप लोग समझ सकते हो उत्तर वैदिक काल। तो यहां वर्ण व्यवस्था कैसी थी बच्चे? तो कर्म आधारित। लेकिन उत्तर वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था कैसी हो गई? तो हम लोगों को जाति आधारित ये देखने को मिलती है। कैसी देखने को मिलती है? जाति आधारित। क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जाएगा इस टॉपिक में कि सर्वप्रथम वर्ण व्यवस्था का उल्लेख कहां देखने को मिलता है? तो ऋग्वेद के पुरुष सूक्त के 10, ठीक है, ये 10वां मंडल है ऋग्वेद का। ठीक है, ऋग्वेद के कौन से मंडल में? तो 10वें मंडल में। बच्चे ये भी लिख लेना आप लोग हैं, ऋग्वेद के 10वें मंडल में। और 10वें मंडल में कौन सा सूक्त है? पुरुष सूक्त। उसी के अंदर जो मैंने आप लोगों को बताया था, वर्णों की देवी उत्पत्ति का सिद्धांत दिया गया है ऋग्वेद में। मतलब यहाँ पूर्व वैदिक काल में जो वर्ण व्यवस्था थी वो कर्म आधारित थी, लेकिन उत्तर वैदिक काल में हम लोगों को कैसी होती हुई दिखाई देती है ये? तो ये जाति आधारित हम लोगों को होती हुई दिखाई देती है। ठीक है बच्चे, इतनी हम लोगों की यहां पर चर्चा हुई है। तो उत्तर वैदिक काल में हम लोगों को दोष आता हुआ दिखाई दिया, किसमें? तो वर्ण व्यवस्था के अंदर। क्या दोष आते हुए दिखाई दिए? तो जाति आधारित हो गई यहां पर वर्ण व्यवस्था। अब बात करें हम लोग वर्ण व्यवस्था में, ब्राह्मणों पे हम लोग बात करेंगे, क्षत्रियों पे हम लोग बात करेंगे, वैश्यों पे चर्चा करेंगे, शूद्रों पे चर्चा करेंगे। ठीक है, सबसे पहले बच्चों हम लोग बात करें ब्राह्मणों पे। किस पे बात करें हम लोग? ब्राह्मणों पे बात करें। ब्राह्मण, ठीक है, ब्राह्मणों का काम क्या था बच्चे? तो अध्ययन और अध्यापन। ठीक है, पढ़ना और पढ़ाना हम लोगों को इनका मुख्य कार्य देखने को मिलेगा, उसी पे चर्चा करते हैं। यह पुस्तकों का अध्ययन करते थे और ग्रंथों का अध्ययन करते थे, वेदों से शिक्षा प्राप्त करते थे, यज्ञ करवाना और यज्ञ करना इनका कार्य था। ठीक है, दान दक्षिणा लेते थे और वह देते थे। ठीक है, क्या बात हुई? इनका अध्यापन करना, ठीक है, और अध्यापन कराना। ठीक है, वैदिक कार्य, मंत्रोच्चार करना।
ठीक है, इसके साथ साथ हम लोगों को ये यज्ञ करते हुए भी दिखाई देते हैं। तो ये इनके मुख्य पेशा हम लोगों को देखने को मिलता है, किसका? ब्राह्मणों का। ठीक है, आगे चल के बात करें वर्ण व्यवस्था में बच्चों। ठीक है, आगे चल के वर्ण व्यवस्था में तो आगे क्षत्रियों पे चर्चा करें। किस पे चर्चा करें? क्षत्रिय। क्षत्रियों का क्या काम था? सीधी बात है, राज परिवार के लोग होते थे, या कोई क्षत्रिय है तो मिलिट्री में काम करेगा। ले देखे बात यहाँ रही बच्चे, ये क्षत्रिय जो होते थे वो लोगों की रक्षा का दायित्व निभाते थे। किसकी रक्षा का दायित्व निभाते थे? तो लोगों की रक्षा का दायित्व हम लोगों को निभाते हुए दिखाई देते हैं। ठीक है, यह समय पड़ने पर युद्ध करते थे और यह राजाओं को सुरक्षा प्रदान करते थे। वेदों को पढ़ना और यज्ञ कराने का कार्य करते थे। यह जनता के बीच न्याय कराने का कार्य भी करते थे। क्या करते थे? तो यही हम लोगों की बात हो रही थी कि जो क्षत्रिय हैं ये लोगों को न्याय दिलाना, लोगों की रक्षा करना, तमाम ऐसे दायित्व हम लोगों को किसके देखने को मिलेंगे? तो क्षत्रियों के देखने को मिलेंगे। तो बच्चों क्षत्रिय ही प्राचीन इतिहास में कब से कब तक जो हम लोग इतिहास पढ़ रहे हैं 600 बीसी से लेकर 600 एडी के बीच में अधिकांश जो डायनेस्टी रही ना बच्चे, वो हम लोगों को क्षत्रिय ही देखने को मिलती हैं। जैसे हम लोग हर्यक देख लें, हर्यक के बाद शिशुनाग देख लें, शिशुनाग के बाद हम लोग मौर्य देख लें। ठीक है, इसके बाद हम लोग गुप्त देख लें। तो बच्चों जो बीच की मैंने छोड़ी है, नंद हो, चाहे हम लोगों का सुंग डायनेस्टी हो, काणव हो, सातवाहन हो, ठीक है, ये क्षत्रिय नहीं है बच्चे। तो आज क्षत्रिय राजाओं ने भी राज किया है। तो अब सुनना, पॉइंट सुनना, ऐसा नहीं है बच्चों कि सिर्फ क्षत्रिय राजाओं ने ही भारतीय प्राचीन इतिहास में क्या किया है? शासन किया है। कुछ हम लोगों को आज क्षत्रिय राजाओं का शासन भी देखने को मिलता है। कैसा देखने को मिलता है बच्चे? तो आज क्षत्रिय हम लोगों को राजाओं का भी क्या देखने को मिलता है? शासन देखने को मिलता है। और ऐसे कौन कौन से शासन रहे बच्चे? तो एक नंद डायनेस्टी रही। नंद तो हम लोगों को शूद्र वंश देखने को मिलता है। ये डायनेस्टी कैसी थी? शूद्र थी। इसके बाद बात करें सुंग कैसी डायनेस्टी थी? तो ये ब्राह्मण हम लोगों को देखने को मिलती है। ठीक है, काणव कैसी थी बच्चे? तो ये भी हम लोगों को ब्राह्मण देखने को मिलती है। सातवाहन कैसी डायनेस्टी थी? तो सातवाहन भी हम लोगों को कैसी देखने को मिलती है? तो ब्राह्मण देखने को मिलती है। तो आज क्षत्रिय राजाओं ने भी, ठीक है, क्या किया है? राज किया है। समझ में आया ना? तो क्षत्रिय का धर्म तो था ही, लेकिन हम लोगों को देखने को मिलता है कि आज क्षत्रिय राजाएं भी आए बीच बीच में। और ब्राह्मणों के पास सुंग डायनेस्टी से, कहां से? सुंग, काणव और सातवाहन, ये तीन बड़ी डायनेस्टी ब्राह्मणों के पास रही। क्षत्रियों को यहां पर बेरोजगार कर दिया गया। ठीक है, दिल पे ना लेना आप लोग, मजाक की बात थी। ठीक है, तो कहीं ना कहीं यहाँ हम लोगों को जो देखने को मिलता है कि यहाँ थोड़ा सा अप एंड डाउन हम लोगों को देखने को मिलता है ब्राह्मण और क्षत्रियों में। क्योंकि ब्राह्मण, ठीक है, जब उनके पास सत्ता आई राजनीतिक, ठीक है, तो वो धार्मिक तो प्रमुख थे ही, लेकिन राजनीतिक भी आगे चल के प्रमुख बने। ठीक है, तो यहाँ आप लोग देखोगे ना, जहाँ सुंग डायनेस्टी आई, जहाँ ब्राह्मण, ठीक है, जो क्षेत्रियों के राइट्स थे, अधिकार थे, वो भी उनके पास आ गए। तो उनके द्वारा कई सारे ग्रंथ लिखे गए। मनुस्मृति सुंग काल से ही लिखना चालू हुआ था। ठीक है, मनुस्मृति कब से लिखना चालू हुआ है बच्चे? तो ये हम लोगों को सुंग वंश से देखने को मिलता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगली बात करें बच्चों, अगला जो वर्ण है वो वैश्य है। वैश्य का मुख्य कर्म हम लोगों को क्या देखने को मिलता है? तो व्यापार करना। ठीक है, व्यापार किन चीजों का करेगा? तो व्यापार के लिए उसको कृषि करना पड़ेगी, पशुपालन करना पड़ेगा, और इन्हीं चीजों का वो क्या करेगा? व्यापार। ठीक है, तो यह व्यापार करते थे मुख्यतः, पशुपालन करते थे, कृषि करना इनका मुख्य कार्य था। क्योंकि कृषि से जो अनाज प्राप्त होंगे ना, जैसे गेहूं, चावल, जो उसी का तो ये लोग व्यापार करेंगे। तो ये तीनों कहीं ना कहीं चीजें वेश्यों से हम लोगों को जुड़ी हुई दिखाई देती है। ठीक है, दान दक्षिणा देना इनका मुख्य कारणों में से एक था। ये क्या देते थे? दान दक्षिणा देते थे, और लेते कौन थे? ब्राह्मण। ठीक है, क्योंकि सबसे पैसे वाली पार्टी इन वर्णों में वैश्य ही हम लोगों को देखने को मिलती है। ठीक है, चलिए अगला वर्ण देखें बच्चे, जो सबसे शोषित वर्ण रहा इतिहास में, तो शूद्र हम लोगों को देखने को मिलता है। ठीक है, शूद्र हम लोगों को देखने को मिलता है बच्चे। शूद्र को के बारे में क्या कहा गया? ये तीनों वर्ग जो होंगे उनकी सेवा करने का कार्य होगा। इनका मुख्य कार्य इन तीनों की सेवा करने का हम लोगों को देखने को मिलेगा। एक चीज बताऊं बच्चों आप लोगों को, शूद्रों की स्थिति कब कब निम्न रही और कब कब अच्छी? बच्चों, उत्तर वैदिक काल में सबसे ज्यादा निम्न शूद्रों की स्थिति रही। आगे चलकर आप लोग देखो, हर्यक डायनेस्टी, उसके बाद शिशुनाग, नंद, यहाँ तक भी आप लोग लगातार देखोगे तो आप लोगों को जो शूद्र थे इनकी स्थिति निम्न ही देखने को मिलेगी।
लेकिन जब मौर्य डायनेस्टी आई, कौन सी डायनेस्टी आई बच्चों? मौर्य डायनेस्टी। तो मौर्यों के समय में कौटिल्य अपने ग्रंथ अर्थशास्त्र में लिखते हैं कि इस काल में शूद्रों को आर्य कहा जाता था और उनका मुख्य पेशा अर्थशास्त्र में क्या बताया गया? कृषि बताया गया। तो इतिहासकार यहाँ पर अनुमान लगाते हैं कि कौटिल्य शूद्रों के बारे में ये लिख रहे हैं, तो इस काल में शूद्रों की स्थिति क्या होगी? अच्छी होगी। लेकिन मौर्य काल के बाद शुंग डायनेस्टी का आना, किसका आना? शुंग मैंने अभी बताया था आप लोगों को, ब्राह्मण वंश था, काणव, सातवाहन, ये 3 डायनेस्टी जो आई ना बच्चे, इसी को मौर्य उत्तर काल भी कहा जाता है। शुंग, काणव और सातवाहन, यहाँ पर शूद्रों की स्थिति फिर से निम्न हुई और आगे चल के गुप्त वंश जो आया, गुप्त काल में फिर से जो शूद्रों की स्थिति थी उसमें हम लोगों को उठाव आता हुआ दिखाई देता है, उनको फिर से कृषि का राइट मिला। लेकिन गुप्त काल तक जाते जाते हम लोगों कई दूसरे भी अछूत वर्ग आते हुए दिखाई दिए, जैसे निषाद हुए, चांडाल हम लोगों को देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो बच्चों ये बात थी हम लोगों की वर्ण व्यवस्था पे। किस पे चर्चा थी हम लोगों की? तो वर्ण व्यवस्था पे चर्चा थी। अब आगे चल के बात करें हम लोग जातियां। ठीक है, जातियां क्या थी? तो जहां वर्ण केवल 4 थे वहीं जातियां बहुत सारी थी। ठीक है, वर्ण केवल 4 थे लेकिन जातियां हम लोगों को, जो वर्ण में समाहित नहीं थे उनको क्या अलग साइड करके किस में डाल दिया जाता था? जातियों में डाल दिया जाता था। जिन्हें वर्ण में समाहित नहीं किया गया उन्हें जातियों में डाल दिया जाता था, जैसे निषाद। ठीक है, सुवर्णकार। निषाद आप लोगों को महाभारत में एकलव्य देखने को मिलेंगे। निषाद कुल के वन में, ये कौन होते थे बच्चे? तो निषाद होते थे, ये वन में रहते थे। कहाँ रहते थे? ये वनों में रहते थे। ठीक है, जो वनों की जो जड़ी बूटियां होती हैं, ठीक है, जो जितने भी औषधियां होती हैं उनको कलेक्ट करके अपना जीवन निर्वाह का काम करते थे निषाद। और एकलव्य यहीं से आते थे, निषाद से ही। एकलव्य आप सब जानते हैं। ठीक है, चलो आगे बात करें स्वर्णकार। तो बच्चों जो वर्णों में समाहित नहीं होते थे उनको किस में डाल दिया जाता था? जातियों में डाल दिया जाता था। यही क्या कहलाती थी? जातियां कहलाती थी। जातियों कर्म के अनुसार बनती गई, कुछ लोग दूसरे जीविका को भी अपना लेते थे। तो ये बात थी हम लोगों की जातियों की। बच्चों अब मैं आगे चल के आप लोगों के साथ में बात करूं, ठीक है, आगे चल के बच्चों आप लोगों के साथ में बात करूं तो सिर्फ प्राचीन इतिहास में जो सामाजिक इतिहास है इसमें सिर्फ स्त्रियों की दशा पे आप लोगों को थोड़ी चर्चा करना चाहूंगा। महिलाओं की स्थिति, किसकी स्थिति बात करें बच्चे हम लोग? महिलाओं की स्थिति। इसी के साथ हम लोगों का ये वनशॉट वाला जो चैप्टर था, चैप्टर 3 बंधुत्व, जाति और वर्ग, ये हम लोगों का क्या हो जाएगा बच्चे? तो समाप्त हो जाएगा। महिलाओं की स्थिति। ठीक है, महिलाओं की स्थिति क्या बताऊं बच्चे आप लोगों को मैं? तो सुनना आप लोग, यहाँ पर महिलाओं की स्थिति हम लोगों को कैसी देखने को मिलती है। ठीक है, महिलाओं की स्थिति प्राचीन काल में आप लोग पूर्व वैदिक काल में देखोगे ना, तो पूर्व वैदिक काल में महिलाओं की स्थिति अच्छी थी। कहां की बात कर रहा बच्चा मैं आप लोगों से? तो पूर्व वैदिक काल में महिलाओं की स्थिति अच्छी थी। ठीक है, अच्छी क्यों थी? क्योंकि उन्हें सभा, समिति, विदत और गण, ठीक है, जो राजा पे नियंत्रण रखने वाली संस्थाएं थी, जो मैंने आप लोगों को चैप्टर 2 में बता रखी हैं। ठीक है, उनमें सम्मिलित होने का उनको क्या था? अधिकार था। ठीक है, इसके साथ साथ उन्हें वैदिक मंत्रोच्चार करने का और वेदों को पढ़ने का क्या था बच्चे? राइट था, अधिकार था। ठीक है, वो वैदिक शिक्षा हासिल कर सकती थी। ठीक है, तो यहाँ इस काल में महिलाओं और तो और एक चीज और बच्चे, उपनयन संस्कार धारण करने तक का उनके पास, जनेऊ धारण करने का भी पूर्व वैदिक काल में यहाँ आप लोग देखोगे तो अधिकार हम लोगों को देखने को मिलेगा। लेकिन उत्तर वैदिक काल में, कहाँ की बात करें हम लोग बच्चे? उत्तर वैदिक काल में हम लोगों को देखने को मिलता है कि उनसे, महिलाओं से ये वाले जो राइट्स थे, उपनयन संस्कार, सभा समिति में रहने संबंधी अधिकार, ये सारे क्या कर लिए गए? छीन लिए गए। उत्तर वैदिक काल में ही महिलाओं की स्थिति में हम लोगों को गिरावट आती हुई दिखाई दी। यहीं पर हम लोगों को महिलाओं को मोक्ष का भागी नहीं माना गया। कहां पर? उत्तर वैदिक काल में। अब यहीं से बच्चों महिलाओं की स्थिति निम्न होती हुई दिखाई देगी। आगे चलकर महिलाओं से संबंधित कई हम लोगों को कुप्रथाएं जन्म लेती हुई दिखाई देंगी, चाहे वो सती प्रथा हो, चाहे वो देवदासी प्रथा हो। तो कहीं ना कहीं हम लोग देखें तो वर्तमान तक महिलाओं की स्थितियां हम लोगों को जो देखने को मिलेगी वो निम्न ही देखने को मिलेगी पुरुषों के मुकाबले। तो बच्चे ये बात थी हम लोगों की, जो तीसरा चैप्टर था हम लोगों का, बंधुत्व, जाति और वर्ग। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो अड्डा 247 के CUT हिंदी चैनल से आप लोग लगातार जुड़े रहें। ऐसे ही वन शॉट में आप लोगों के लिए आगे भी लेकर आता रहूंगा। ठीक है, चलिए।